स्टूडेंट्स वेज शेप्ड फिल्म डिस्कस करेंगे। वेज शेप्ड फिल्म किस तरह की होती है, वेरिंग थिकनेस की होती है एक्चुअली वेज शेप्ड फिल्म। ठीक है, और इंटरफेरेंस हमने थिन फिल्म के थ्रू जो है वो डिस्कस किया है। इसी तरह से एक वेज शेप्ड फिल्म भी होती है। नॉर्मली जो हमारे पास फिल्म होती है वो उसकी थिकनेस जो है हर जगह पे सेम होती है, लेकिन वेज शेप फिल्म में थिकनेस जो है वो वेरी करती है। यहाँ पे अगर हम एक वेज शेप फिल्म जो है बनाना चाहें तो हम ये करते हैं कि ग्लास शीट को दो ग्लास शीट्स लेते हैं और उनके दरमियान में कोई बहुत थिन सी चीज़ जो है वो रख इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। तो फिर क्या होता है, एक ग्लास शीट जो है वो दूसरी ग्लास शीट के ऊपर थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ग्लास शीट जो है वो मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और दूसरी ग्लास शीट जो है वो ऊपर मैंने रखी हुई है। इनके दरमियान में कोई बहुत ही थिन जो ऑब्जेक्ट है वो हमने, जैसे कि एक वायर जो होती है, एक टिन वायर वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें, तो ये फिर जो है वो यहाँ पे दरमियान में जो है वो एयर फिल्म प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो फिल्म तो जो इसकी थिकनेस आप देख रहे हैं कि वेरी कर रही है, यहाँ पे थिकनेस कम है, फिर आगे थिकनेस जो है ग्रेजुअली बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वेज शेप्ड फिल्म। अब सबसे पहले तो फिल्म इंटरफेरेंस जो है वो डिस्कस करते हैं। थिन फिल्म में से हमने क्वालिटेटिवली तो डिस्कस किया था, यानी कि इन्वर्ट्स किया था। मैथमेटिकली अब हम देखेंगे कि मैथमेटिकली एक फिल्म में से जो है वो किस थिन फिल्म में से जो है वो इंटरफेरेंस की कंडीशन किस तरह से फुलफिल होती हैं। सपोज कि ये हमारे पास एक फिल्म है जिसकी थिकनेस जो है वो यहाँ पे मैं टी से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। इसकी थिकनेस जो है वो टी है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब मैं सपोज करता हूँ कि लाइट जो है वो इस पे इंसिडेंट हो रही है और इस पे ऑलमोस्ट, अच्छा यहाँ पे इस पे ऑलमोस्ट जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो फॉल आउट करी है, यानी कि नॉर्मल पे फॉल आउट करी है लाइट यहाँ पे। ठीक है, ये तकरीबन इस तरह से, या हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही कम एंगल पे जो है वो, या 90 डिग्री के इक्विवेलेंटली एंगल पे, कंपेरेबल एंगल पे फॉल आउट करी है। ठीक है, ये तो फिर ये लाइट जो है ये इसका कुछ पार्ट जो है हम जानते हैं रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ से बैक रिफ्लेक्ट होगा और कुछ पार्ट जो है वो ट्रांसमिट हो जाएगा इसमें थिन फिल्म में। और जो ट्रांसमिट होगा वो निचली वाली बाउंड्री से, यहाँ से कलर चेंज करके रिप्रेजेंट करते हैं ताकि क्लियर रहे, यहाँ से फिर जो है वो पहले तो रिफ्रैक्ट होगा थोड़ा सा, ये आप देख रहे हैं रिफ्रैक्ट हो रहा है, फिर ये नीचे वाली बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से फिर जो है वो रिफ्रैक्ट होगा ऊपर इस तरफ। तो फिर इस तरह से ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे ये दोनों आपस में मिलकर इंटरफेरेंस पैटर्न जनरेट करेंगी। ठीक है जी, तो फिर इस तरह से यहाँ पे अगर हम ये इंटरफेरेंस पैटर्न डिस्कस करना चाहें, स्टडी करना चाहें मैथमेटिकली, यानी कि इंटरफेरेंस की कंडीशंस देखना चाहें, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या होगी, तो एक तो ये हम देखते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइट जब ट्रैवल करती है तो इसमें तब फेज चेंज नहीं आता, लेकिन यहाँ से लेकिन यहाँ पे फेज चेंज आ रहा है 180 डिग्री का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वही 180 डिग्री का फेज चेंज जो है यहाँ पे दोबारा से जो है वो सेम हो जाता है। फिर एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि लाइट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है 2t। ठीक है, 2t डिस्टेंस ट्रेवल करती है और उसी दौरान में हम देखते हैं कि λ/2 जो है वो वेवलेंथ यहाँ पे ट्रेवल होती है, यानी कि 2t इज इक्वल टू λ/2। लेकिन ये वेवलेंथ जो है स्टूडेंट्स, ये इस मीडियम के अंदर अंदर वाली वेवलेंथ होगी। अब अंदर वाली वेवलेंथ से क्या मुराद है, तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, यानी कि n इज इक्वल टू c/v होता है। n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम या एयर, और v जो है इस मीडियम, इस फिल्म के अंदर लाइट की स्पीड है, जो कि डिफरेंट होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू c। ठीक है, तो फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ लैम्डा, लैम्डा जो कि ओरिजिनल वेवलेंथ है, डिवाइड बाय एफ लैम्डा, यहाँ पे इसको लैम्डा एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लैम्डा डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बहरहाल लैम्डा एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, वेवलेंथ चेंज हो गई जिसकी वजह से स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स एक्चुअली ये वाली वेवलेंथ जो है बल्कि यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि ये वाली वेव जो है ये इस मीडियम के अंदर वाली वेवलेंथ है। ठीक है, जब लाइट जो है इस मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही है तो वेवलेंथ जो है वो लैम्डा एन है। तो फिर इसी फार्मूले को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लैम्डा एन एक्चुअली हमारे पास बराबर होगा लैम्डा ओवर एन के। ठीक है, जबकि लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है लाइट की, ओरिजिनल वेवलेंथ है, और लैम्डा एन जो है वो वेवलेंथ है जो मीडियम के अंदर जो लाइट की वेवलेंथ हुई, इंट्रोड्यूस हुई है। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाली वेवलेंथ जो है ये लैम्डा एन है। ठीक है, दोबारा से लिख लेते हैं इनको, ये लैम्डा एन है। तो अब ये हमारे पास जो है वो कंडीशन आ रही है। ठीक है, कि लाइट 2t डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसी दौरान में λ/2 जो है वो
फेज का सॉरी वेवलेंथ का डिफरेंस जो है वो जनरेट हो रहा है, ये ऊपर वाली लाइट में और नीचे वाली लाइट में। तो फिर यहाँ पे लेमडा एन की जगह अगर हम लेमडा ही रिप्रेजेंट करें तो लेमडा एन इज इक्वल टू लेमडा ओवर एन, तो फिर हमारे पास ये फार्मूला आ जाएगा 2t इज इक्वल टू लेमडा ओवर 2n। एन को अगर हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो 2nt इज इक्वल टू लेमडा बाई 2। ठीक है, हमने देखा कि पाथ डिफरेंस जो है वो जनरेट नहीं हो रहा, तो फिर इस तरह से हम लिख सकते हैं कि ये कंडीशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, यानी कि लाइट जो है यानी कि लाइट जो है वो इक्वल सॉरी जो हमारे पास फेस चेंज जो है वो नहीं आ रहा, तो इस तरह से ये वाला इंटरफेरेंस जो है यानी कि ये वाली कंडीशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि ये वाली कंडीशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस को शॉर्टली मैं लिख रहा हूँ। तो इस तरह से अगर हम मतलब बाकी पॉइंट्स के लिए भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन करना चाहें, यानी कि बाकी ऑर्डर्स का भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस डिफाइन करना चाहें, तो फिर इसको इसी इक्वेशन को हम इस m प्लस ये जो टू डिनोमिनेटर में है इसको यहाँ पे लिख सकते हैं m प्लस 1/2 इंटू लेमडा। तो स्टूडेंट्स अब ये वाली कंडीशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, ये कंडीशन जो है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, जैसे कि ऊपर हमने कहा। तो जनरल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है एक थिन फिल्म में। तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन क्या आएगी, तो इसी तरह से और अच्छा यहाँ पे m डिफाइन कर लेते हैं पहले। m हमारे पास होगा 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास क्या कंडीशन आएगी, 2nt इज इक्वल टू m लेमडा। ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन आएगी। ठीक है जी, तो ये हम लिख लेते हैं कि ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। इंटरफेरेंस को मैं शॉर्टली ही लिख रहा हूँ। और यहाँ पे भी m जो है वो वही, यानी कि m इज इक्वल टू 0 1 2 3 होगा। m इज इक्वल टू 0 1 2 3 सो ऑन। तो ये तो स्टूडेंट्स हमने देख लिया थिन फिल्म में कुछ इस तरह की जो है वो कंडीशंस फुलफिल होंगी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। अब एक वेज शेप फिल्म के लिए चलें पहले वेज शेप फिल्म को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे किस तरह की वेज शेप फिल्म होगी, हमने कहा कि ग्रेजुअली वेरिंग थिकनेस होगी और दो ग्लास शीट्स जो है अगर हम ले लें और उनको इस तरह से अरेंज करें कि एक जो है वो दूसरी के ऊपर एक बहुत छोटे से एंगल स्मॉल एंगल से जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हो, ये इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये ऊपर वाली शीट जो है वो हमें ये साइड से नज़र आ रही होगी कुछ इस तरह से। तो ये हमारे पास जो है वो एक वेज शेप्ड फिल्म होगी। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि इसकी थिकनेस जो है दरमियान में फिल्म जो है इनके दरमियान में यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रही होगी जो वेरिंग थिकनेस की होगी। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो सबसे पहले हम इस पॉइंट पे इस वेज पे जो है वो देखेंगे यहाँ पे, जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इस पॉइंट को ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब जब लाइट जो है वो यहाँ पे फॉल आउट होगी तो हम देखते हैं कि वेवलेंथ में तो कोई चेंज नहीं आएगा, वेवलेंथ जो है वो कोई में चेंज नहीं आएगा, लेकिन फेज में चेंज आ जाएगा क्योंकि लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी। तो फेज चेंज जो है फेज चेंज इंट्रोड्यूस होगा कहाँ पे, एट ओ पे। ठीक है, वेज पे हम बात करें, ओ पे इंट्रोड्यूस होगा, कितना होगा 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का, जिसकी वजह से फिर यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो कंडीशन हमारे पास फिर आएगी यहाँ पे 2nt इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, और यहाँ पे थिकनेस निग्लिजेबल है, लेकिन जितनी भी है उसको अगर हम t1 से रिप्रेजेंट कर लें तो ये हमारे पास जो है वो फर्स्ट डार्क बैंड के लिए डार्क बैंड एट ओ। ठीक है, डार्क बैंड एट ओ के लिए जो है इक्वेशन आ जाएगी। अब नेक्स्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो हमारे पास कंडीशन आएगी वो फिर नेक्स्ट थिकनेस पे आएगी, यानी कि 2nt2 इज इक्वल टू फिर 2 लेमडा के बराबर हमारे पास यही जो है वो आ जाएगी इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे फिर अब सेकंड ऑर्डर डिफ्रैक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस होगी, तो सेकंड ऑर्डर इंटरफेरेंस जनरेट होगा। और फिर इसी तरह से फिर अगला जो डिफ्रैक्शन डिस्ट्रक्टिव डिफ्रैक्शन होगा थर्ड ऑर्डर, वो हमारे पास होगा 2nt3 पे, जो के बराबर होगा 3 लेमडा के। तो इसी तरह से जो है वो हम देखेंगे कि ये सारी कंडीशन जो हैं ये डार्क बैंड्स के लिए होंगी और इन्हीं के दरमियान में ब्राइट बैंड्स जो हैं वो इनके दरमियान में बनेंगे। और ब्राइट बैंड्स के लिए ये सारी की सारी जो है वो डार्क बैंड्स के लिए हैं, ये सारी की सारी डार्क बैंड्स के लिए हैं। ठीक है, तो
ये तो डार्क बैंड एट ओ है, लेकिन बाकी सारी जो हैं वो सिर्फ डार्क बैंड्स के लिए मुख्तलिफ थिकनेस पे हैं। और फिर ब्राइट बैंड्स के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर ब्राइट बैंड्स, ब्राइट बैंड्स। तो ब्राइट बैंड्स के लिए फिर हमारे पास जो है वो कंडीशन कुछ इस किस्म में आएंगी, यानी कि 2nt इज इक्वल टू लेमडा बाय 4, या फिर इसको हम जो है वो एक्चुअली जनरली लिख लेते हैं, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगी लेमडा बाय 4n। एक्चुअली यहाँ पे थिकनेस के लिहाज से हमने इसको मॉडिफाई किया, यानी कि अगर अगर मैं इस वाली इक्वेशन को मॉडिफाई करूँ थिकनेस के लिहाज से, तो फिर मेरे पास आ जाएगा टी थ्री इज इक्वल टू 3 लेमडा बाय 2n, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे फिर जो है थिकनेस मेरे पास आ जाएगी, इस ब्राइट बैंड के लिए थिकनेस आएगी लेमडा बाय 4n, और इसी तरह से 3 लेमडा बाय 4n, और इसी तरह से 5 लेमडा बाय 4n, जो कि ब्राइट फ्रिंज को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि इस इन थिकनेसेस पे ब्राइट फ्रिंजेस जो हैं, ब्राइट बैंड जो हैं प्रोड्यूस होंगे। तो स्टूडेंट्स ये है एक वेज शेप्ड फिल्म।